नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद कोदरराम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएएस मेंस 2022 के लिए ज्योग्राफी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस सीरीज़ में है वो 15 शब्दों वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं, 50 शब्दों वाले क्वेश्चन जो 5 नंबर के आते हैं, 100 शब्दों वाले क्वेश्चन जो 10 नंबर के आते हैं, इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, ये लगभग आपको भूगोल विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, हिम रेखा किसे कहते हैं? पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिस पर वर्ष भर बर्फ का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती, हिम रेखा कहलाती है। इसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी देखे जाते हैं। हिम रेखा पर इसकी ऊंचाई 6000 मीटर तथा हिमालय पर 3500 मीटर है। इसका मतलब है भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्या होती है? घटती है। ड्रीमलीन किसे कहा जाता है? तो ड्रीमलीन है जब हिमानियों के तल स्थल हिमोड का थोड़ा थोड़ा समय पर गुमंदा का टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी शिलाकृतियों को ड्रीमलीन कहा जाता है। ड्रीमलीन का आकार है वो उल्टे नाव के समान होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार होता है? अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। इनसे भ्रंश या दरारें बनती है जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। भ्रंशों के निर्माण के कारण इसे भ्रंशोक्त पर्वत भी कहा जाता है। सिएरे नेवादा जो कैलिफोर्निया का पर्वत है और वासजेस व ब्लॉक फॉरेस्ट जो यूरोप के पर्वत हैं वो अवरोधी ब्लॉक के उदाहरण यानी अवरोधी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे ये कोई ज़मीन है, ये धंस जाती है, ये इधर से धंस जाती है और ये इधर से धंस जाती है और बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाता है, तो क्या कौन से पर्वत बनते हैं? अवरोधी पर्वत बन जाते हैं। लोयंस मैदान है कि 4 तथ्य लिखिए। पवनों द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। ऐसे मैदानों में परतों का स्वतः अभाव पाया जाता है। पारगम्यता इस मैदानों में अधिक होती है। मिट्टी किस प्रकार होती है? उपजाऊ होती है। अब दोस्तों, उत्तरी चीन का मैदान लोयंस मैदान का उदाहरण है। तुर्कमेनिस्तान का मैदान मिसिसिपी का मैदान है, वो लोयंस मैदान के उदाहरण माने जाते हैं। गुबंदा आकार पठार के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो गुबंदा आकार पठार है जैसे औजार का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, छोटा नागपुर का पठार भारत में, रामगढ़ का पठार भारत में, ये है वो गुबंदाकार पठार के उदाहरण हैं। 6वां क्वेश्चन है, अल्पाइन प्रकार के पर्वतों पर एक टिप्पणी लिखनी है। सेनोजोइक महाकल्प यानी ट्रिशरी युग के विभिन्न युगों जैसे इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन व प्लायोसीन के निर्माण के कारण अल्पाइन पर्वतों को ट्रिशरी पर्वत भी कहा जाता है। अल्पास पर्वत के नाम पर इनका नाम अल्पाइन पड़ा है। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय हर महाद्वीप में विस्तृत है तथा उच्च मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे रॉकी पर्वत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, एंडीज पर्वत है और दक्षिण अमेरिका में, अल्पास व पेरिनीज व बाल्कन पर्वत यूरोप में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में, हिमालय पर्वत एशिया में, अराकानयोमा है वो म्यांमार में, ये है वो अल्पाइन पर्वत माने जाते हैं। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों का वर्णन करना है। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों को 4 भागों में बांटा गया है। तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार, पुनर्यवनित पठार। तरुण पठार ऐसे पठार जिन पर अपर्दन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है, जैसे कोलोराडो व इदाहोका पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रौढ़ पठार यानी युवावस्था, अपर्दन क्रिया से मुक्त पठार, अल्पेशियन पठार। जीर्ण पठार अत्यधिक अपर्दन के उपरांत पठार का पेनिप्लान के रूप में विकसित हो जाना, जिसे जीर्ण पठार कहा जाता है, जैसे मध्य रांची का पठार। पुनर्यवनित पठार जीर्णोवस्था के उपरांत पुनः उभर कर अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करने वाला पठार, जैसे मिसौरी का पठार, रांची का पाट पठार। किसके उदाहरण है? अपर्दन चक्र पठार के उदाहरण माने जाते हैं। जलोढ़ मैदान को भूगोल के परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए ये भी लिखिए कि एक राष्ट्र की प्रगति में यह
किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब दोस्तों, नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय विशाल मात्रा में, यानी नदी जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो अपने साथ विशाल मात्रा में जलोढ़ लेकर आती है, जिनके मैदानी क्षेत्र में अवक्षेपण से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यांगसी क्यांग चीन का यांगसी क्यांग नदी का मैदान। एक राष्ट्र की प्रगति में जलोढ़ मैदान का बहुत महत्व है, क्योंकि विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान होते हैं। ये जलोढ़ मैदान है वो विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान होते हैं, और यहाँ पे कृषि भी अच्छी होती है और सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव यहाँ पे होता है। परिवहन के साधन सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी होता है, व्यापारिक फसलें आदि की दृष्टि से जलोढ़ मैदान है वो अत्यधिक उपयोगी माने जाते हैं। इस प्रकार है वो ये हैं राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किन कारणों से हिम नदों के पिघलने की गति तेज हो गई है, इसके वैश्विक प्रभावों का उल्लेख करना है कि हिमनद पिघलने से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब दोस्तों, वैश्विक उष्मण से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से हिमनदों के पिघलने की दर अत्यधिक तीव्र हुई है। वैश्विक शहरीकरण, औद्योगिकीकरण का प्रभाव भी हिम नदों के पिघलने की दर को तीव्र कर रहा है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियाँ, यानी पहले तो ये कारण है किन कारणों से हिमनद पिघल रहा है। पर्वतों के निम्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग से तापक्रम में उतार चढ़ाव रहता है। वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करने से है वो हिमनद ज़्यादा पिघल रहे हैं। अब दोस्तों, इसके वैश्विक प्रभाव है समुद्र जल स्तर में वृद्धि से हो जाने से विभिन्न द्वीपीय राष्ट्र जैसे मालदीव है, मॉरिशस है, तटवर्ती महानगरों में डूबने का भय रहता है। बाढ़ की बारंबारता, यानी बाढ़ हमेशा आ जाती है। नदियों के सूखने की समस्या आ जाती है। जैव विविधता को हानि, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जैसे प्रबल भीतियाँ। इससे भविष्य में ताजे पानी में भीषण कमी आने का भी भय रहता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।